हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट अफेयर्स की सीरीज में। 12 जुलाई का करंट अफेयर्स और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक टॉपिक पर कंप्लीट लेकर आया हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ ही साथ में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राज्य व्यवस्था पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्य व्यवस्था, उस पर मैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ में रहेंगे करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि अभी हाल ही में जो घटना घटी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा साथ में, और ऊर्जावान भी आपको बनाएगा। सब्र कर, कोशिश कर, संघर्ष कर, पर जब तक जीत ना मिले हार कर मत बैठ। यानी कि आपको सब्र करना है, कोशिश करते रहना है और संघर्ष जब तक करना है जब तक कि आपको जीत ना मिल जाए, और हार कर नहीं बैठना है। सफलता की सीढ़ी संघर्ष जारी रखने से ही मिलती है। तो चलिए, आज का ये क्वेश्चन आ गया जो कि राज्य व्यवस्था पर आधारित पहला क्वेश्चन है, जिसमें कि प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसको डीपीएसपी कहा गया है, ठीक है ना, को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें कि ये जो कि डीपीएसपी को ज्यादा ताकतवर बनाया गया था, जो कि फंडामेंटल से ज्यादा प्रभावशाली बन गए थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था इसको नोट कर लीजिएगा। ये था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो कि 1976 में आया था ये। और इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, और साथ ही साथ में इसको आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जो कि है लघु संविधान। इसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर इसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सिफारिशें दी थी वो दी थी स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने दी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने इसमें सिफारिशें दी थी, और इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। इसमें अगर बात की जाए, इसको लघु संविधान इसलिए बोला जाता है, इसमें काफी ज्यादा अमेंडमेंट किए गए थे। संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल्स है, उसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। साथ ही साथ में जो भाग 4 है, भाग 4 यानी कि भाग 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स है, भाग 4 जो कि डीपीएसपी है, उसमें एक नया भाग जोड़ा गया था 4 का, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। भाग पार्ट इसमें बात कर लें तो पार्ट 4 में पार्ट 4 का या फिर इसको ए बोल सकते हैं, ये एक नया पार्ट जोड़ा गया था, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि शुरुआत में 10 थे, बाद में ये बढ़ाकर 11 कर दिए गए। तो एक नया पार्ट जोड़ा गया जो कि पार्ट 4 का था, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। साथ ही साथ में यहाँ पर लोकसभा तथा राज्यसभाओं का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया था। 1976 के जो अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें कि कार्यकाल पहले 5 वर्ष हुआ करता था, इसको 6 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई थी। और साथ ही साथ में डीपीएसपी में इसमें नए तत्व यानी कि नए प्रिंसिपल्स को भी ऐड किया गया था, जो कि 3 नए प्रिंसिपल इसमें जोड़े गए थे, जिसमें कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, यानी कि यहाँ पर इक्वल आपको जजमेंट, यानी कि इक्वली यहाँ पर न्याय देना है, और साथ में जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करानी है, ये एक तत्व जोड़ा गया था। साथ ही साथ में उद्योगों के प्रबंधन में जो कर्मकार हैं, ठीक है ना, उसमें उनकी सहभागिता होनी चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये शब्द जोड़ा गया था, ठीक है ना, ये एक नया तत्व जोड़ा गया था। और साथ में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और क्या, वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण करना, ये एक नया तत्व इसमें जोड़ा गया था। तो ये 3 नए तत्व 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो भारत के किसी भी भाग में इमरजेंसी, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था की गई थी, कभी भी की जा सकती थी, ये अमेंडमेंट हुआ था। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन है, किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन का जो कार्यकाल, जो कि आज के समय में सिर्फ 6 माह है, उसको उस समय अमेंडमेंट किया गया था और उसको बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया था। बाद में इसमें संशोधन हुआ जब मोरारजी देसाई की सरकार आई ना, 44वां संविधान संशोधन उसमें किया गया 1978 में, उस समय इसको दोबारा वापस 6 महीने कर दिया गया था। तो ये इसमें प्रमुख जो संशोधन थे वो मैंने आपको बताया, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको कि लघु संविधान के रूप में जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसमें अगर इकोनॉमिकल इमरजेंसी की बात की जाए तो इसका जो आंसर है वो नोट कर लीजिएगा, वो है आर्टिकल 360 में इसका पूरा प्रोविजन है, ठीक है ना। और अगर बात की जाए तो ये पार्ट भी बिल्कुल याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना। पार्ट 18 18वें भाग का ये हिस्सा है, जिसमें कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक का पूरे सारे आर्टिकल इसमें दिए हैं। 9 आर्टिकल इसमें आते हैं, जिसमें कि 3 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको याद कर लीजिएगा। 352, 356 और 360। अगर 352 की बात की जाए तो इसमें इमरजेंसी की घोषणा यानी कि आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जाना जाता है, जो कि 352 में है, 352 में। अगर हम 356 की बात कर लें तो 356 में यहां पर स्टेट्स में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का उल्लेख इसमें दिया गया है, जो कि 356 में मिलता है। अगर हम 360 की बात कर लें, जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से 352 से लेकर 360 के बीच में यहां पर ये पूरी की पूरी जो पार्ट 18 है, इसमें आपातकाल के बारे में पूरा विवरण यहां पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता, भारतीय संविधान जो है वो किस प्रकार की नागरिकता हमें प्रदान करता है, यानी कि भारत के नागरिकों को यहाँ पर किस प्रकार की नागरिकता मिलती है। तो इसका भी आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल जो सिटीजनशिप है वो भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को देता है। यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यहाँ पर सिंगल नागरिकता का प्रावधान मिलता है। और अगर इसके बारे में बात कर ली जाए तो ये हमें इंग्लैंड का जो संविधान है, ठीक है ना, ब्रिटेन का जो संविधान है, उसकी अवधारणा को यहाँ पर हमने अपनाया है, इंग्लैंड से लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी सिंगल सिटीजन का प्रोविजन है। तो भारत में ये जो अवधारणा है, ये जो अवधारणा को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ में अगर बात की जाए सिंगल सिटीजन का जो प्रोविजन है, ये 1956, इसको नोट कर लीजिएगा ना, सॉरी 1955 का जो अधिनियम है, 1955 के अधिनियम के बाद में यहाँ पर ये नागरिकता ग्रहण करना तथा निर्धारित करना और समाप्ति के मामले में जो पूरे प्रोविजन दिए गए हैं, ये 1955 के अधिनियम में दिए गए हैं, जिसमें कि धारा 3, धारा 4, धारा 5(1) और धारा 5(4) के अंतर्गत यहाँ पर सूचीबद्ध पूरे प्रोविजन यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर भारत का नागरिक किसी भी राज्य में रहते हुए यहाँ पर एकल नागरिकता का आनंद ले सकता है, यानी कि किसी भी स्टेट में यहाँ पर रह सकता है, वहाँ पर व्यापार कर सकता है, तो और वहाँ पे अपना आवास स्थान बना सकता है। ये प्रोविजन यहाँ पर बताए गए हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ पर जो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं, वो तरीके यहाँ पर 4 बताए गए हैं। जो 4 हैं, एक तो जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, और चौथा नेचुरल बेसिस पर यानी कि प्राकृतिक जो प्राकृतिककरण है उसके बेसिस पर यहाँ पर ये सिटीजनशिप नागरिकता भारत में दी जाती है। तो इस प्रकार से 4 तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं, जो कि गृह मंत्रालय ने यहाँ पर समझाए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में यानी कि प्रथम पंचायती राज की व्यवस्था का जो उद्घाटन है, प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? कौन सा स्थान था यहाँ पे कि ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो आर्टिकल 40 में इसका पूरा प्रोविजन दिया गया है। जब संविधान बना था संविधान, तो उस समय इसका प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन मिलता है। देन उसके बाद में यहाँ पर जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में संविधान बना, संविधान बनने के बाद जब पहली सरकार बनी तब इसकी व्यवस्था की जरूरत समझी गई, क्योंकि गांधी जी के विचार में जो गांव भारत का सबसे निचला तबका है, यानी कि गांव-गांव तक यहाँ पर सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ये उन्होंने सपना देखा था। तो पंचायती राज व्यवस्था को गांधी के सपने से भी देखा जाता है, और गांधी जी का यहाँ पर पूरा तरीके से ये एक सपना था कि पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पर लागू की जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक समिति बनाई गई थी। सबसे पहली समिति की अगर बात कर लें तो वो थी बलवंत राय मेहता, और उसके लिए जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है 1957 में
1957 में ये समिति यहाँ पर गठित की गई थी, जो कि बलवंत राय मेहता इसमें अध्यक्ष थे। उन्होंने ये रिपोर्ट 1958 में दी और 58 में आने के बाद में इन्होंने जो सुझाव दिए थे उसमें प्रमुख 3 इसमें सिफारिशें थी, सुझाव थे। पहली तो इसमें ग्राम स्तर की पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे ग्राम स्तर का की जो ग्राम पंचायत है वो इसमें होनी चाहिए। दूसरी, यहाँ पर ब्लॉक स्तर की पंचायत समिति होनी चाहिए और तीसरी जो प्रमुख सुझाव दिया था वो दिया था जिला स्तर पर यहाँ पर जिला परिषद की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये 3 प्रमुख सुझाव यहाँ पर दिए थे। उसके बाद में यहाँ पर जो पहला गांव बना था वो नोट कर लीजिएगा, वो था नागौर। नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान में पहली पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई। देन उसके बाद में राजस्थान के बाद में अगला जो राज्य बनता है वो बनता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उसके अगले माह 1 नवंबर 1959 में ये जो व्यवस्था थी ये शुरू की गई। देन उसके बाद में यहाँ पर काफी ज्यादा जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तब इसमें कुछ ना कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों के निराकरण के लिए और भी समिति बनी, जिसमें कि सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति, इस तरीके से समितियां बहुत सारी यहाँ पर बनी। तो यहाँ पर जो ML सिंघवी समिति थी उसकी जो सुझाव आखिरी में जब दिए गए थे तब राजीव गांधी सरकार ने इसमें पहला विधेयक पास किया था, लेकिन वो विधेयक कहीं ना कहीं पर कमी के कारण फेल हो गया और उसको वो खारिज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में जब नरसिम्हा राव सरकार आई 1992 में यहाँ पर अमेंडमेंट लाया गया, जिसको कि 1992 का संशोधन बोला जाता है, जिसको कि 73वां संशोधन, कौन सा 73वां संशोधन दिया, जिसमें कि इसको संविधान में एक नए आर्टिकल का प्रोविजन रखा गया 243, जिसमें कि पूरा प्रोविजन यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद में इसी में नगर निगम का अधिनियम भी आया था, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 74वां संविधान संशोधन, वो भी 1992 का था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा का कोरम के जो कुल सदस्यों की संख्या है वो कितना होता है। जो कोरम होता है उसमें टोटल जो लोकसभा में सदस्य होते हैं उसमें कितनी संख्या होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है पूरे के पूरे जो सदस्य होते हैं कंप्लीट उसका 1/10वां भाग, यानी कि बात कर ली जाए तो 10वां हिस्सा, ठीक है ना, जो हिस्सा है उसका 10वां हिस्सा जो होता है वो कोरम कंप्लीट करता है। आज वर्तमान समय में देखा जाए तो टोटल जो संख्या है वो 545 है। संविधान में जो टोटल व्यवस्था 550 की है और प्लस 2 यहाँ पर एंग्लो इंडियन की व्यवस्था शुरुआत में की गई थी, लेकिन 2020 में ये 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो 19 में यहाँ पर 104वां संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 104, इसको नोट कर लीजिएगा। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एंग्लो इंडियन की जो व्यवस्था थी, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन यहाँ पर रखे जाते थे, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया। मतलब विधानसभा में भी, यानी कि स्टेट्स में भी यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन होते थे और लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन की व्यवस्था की गई थी, जो सदस्य यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते थे। लेकिन वो व्यवस्था यहाँ पर अब समाप्त कर दी गई, चाहे स्टेट में हो या फिर केंद्र की लोकसभा में हो। तो इसको 104वें संविधान संशोधन 2019 का ये संशोधन था, जिसमें भी ये समाप्त कर दी गई। तो इसमें जो संविधान का अनुच्छेद 100 है, आर्टिकल 100, आर्टिकल जो 100 है, आर्टिकल 100 के अंतर्गत यहाँ पर जो सदन के कुल सदस्य हैं उसका कम से कम 10% उपस्थित होना चाहिए संसद के किसी भी बैठक में। संसद के जो सदन को भी बैठक हो उसमें कम से कम 10% जो सदस्य हैं वो यहाँ पर बैठक होना जरूरी है, तो के लिए जरूरी है, जो कि कोरम का गठन करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का जो कोरम है वो प्रत्येक सदन में कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होता है। अगर वो 10वां हिस्सा अगर सदन में मौजूद नहीं है तो वहां पर सदन की कार्रवाई नहीं होती है। उतना होना यहाँ पर अति आवश्यक है। देन उसके बाद में सदन की कार्रवाई आगे चलती है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। आर्टिकल नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 100 में इसका प्रोविजन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वहां पर
जो मुख्यमंत्री के बाद में जो मंत्रिपरिषद बनती है, वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सिंपल सा इजी आंसर है वो है गवर्नर। गवर्नर जो होता है राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा यहां पर ये मंत्रिपरिषद बनता है और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति होती है। और इसका जो प्रोविजन दिया गया है ये भाग 6 का हिस्सा है। भाग 6 का आर्टिकल 164 164 ये कहता है कि इसके अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति यहां पर उत्तरदायी होगा और मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के परामर्श पे, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर बनता है जिसको कि सबसे पहले शपथ दी जाती है, उसके परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है पूरे मंत्रिपरिषद की, जिसमें कि पूरे मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की सूची तैयार करता है, देन उसके बाद में ये सूची राज्यपाल को देता है, फिर राज्यपाल इसकी नियुक्ति कराता है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 164 में इसका प्रोविजन दिया गया है जो कि भाग 6 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आ गया, नए राज्य की गठन और उसका जो सीमा है अथवा उसके सीमा के परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो इसका सिंपल सा आंसर है पार्लियामेंट को, संसद को। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस जो होता है, इसमें ये पूरा का पूरा राइट है इनको, जो कि इसके नए राज्य का गठन कर सकते हैं और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि नए राज्य, जो एक राज्य है उस राज्य का बंटवारा करके उसकी सीमा का निर्धारण दोबारा से कर सकते हैं। इसका जो प्रोविजन दिया गया है ये संविधान के आर्टिकल 3 और पार्ट 1 में इसका प्रोविजन दिया। पहले भाग में है, संविधान में टोटल 22 भाग है, जिसमें कि पहले भाग में इसका पूरा प्रोविजन दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो गठन का अधिकार है वो केंद्र सरकार को होता है और वह किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, चाहे उसकी सीमा भी बदल सकती है और साथ ही साथ में राज्यों का नाम भी बदल सकती है। तो इसके बारे में सिंपल सा उदाहरण अपने सामने यहाँ पर देखने को मिलता है। जब 2000 में मध्य प्रदेश शासन का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था, वो भी आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। उसके बाद में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था और बिहार से झारखंड का जो सीमांकन हुआ था। देन उसके बाद में अगर देखा जाए तो 2014 में तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से एक नया स्टेट बना था, ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली होता है, केंद्र सरकार यहाँ पर करती है लोअर हाउस और अपर हाउस यानी कि संसद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल जरूर याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 3 में पार्ट 1 में इसका प्रोविजन दिया गया है। अगला है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? अगर भारत की सरकार की बात की जाए तो यहाँ पे जो लोकसभा है वो किसके द्वारा भंग कर दी जाती है? तो इसका जो आंसर है प्रधानमंत्री यहाँ पर परामर्श देता है, यानी कि प्रधानमंत्री की एडवाइस पर, जो पीएम है, पीएम की एडवाइस पर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति यहां पर क्या करता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री परामर्श देता है। और साथ ही साथ में अलग अलग और भी प्रोविजन होते हैं, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर भी राष्ट्रपति करता है और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री यानी कि जो सबसे बड़े दल का जो नेता होता है, अगर उसका बहुमत खत्म हो जाता है, ठीक है ना, बहुमत उसका जो लोकसभा में होना चाहिए, लोअर हाउस में जो होना चाहिए, वो बहुमत वहां पर नहीं होता है और कुछ जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इस्तीफा दे देते हैं और उसका बहुमत खत्म होता है, तो भी राष्ट्रपति के पास में यह अधिकार होता है कि वो उस लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका जो प्रोविजन दिया गया है ये भी नोट कीजिएगा, ये प्रोविजन आर्टिकल 85 में दिया गया है। 85 का दूसरे का बी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्लॉज बनते हैं और इसका क्वेश्चन बनता है 85 अनुच्छेद 85 भाग 5, जो कि सबसे बड़ा भाग है, ये भी नोट कीजिएगा। पार्ट 5 जो कि 100 आर्टिकल का पूरा सबसे बड़ा भाग कहलाता है, उसका आर्टिकल 85 के सेकंड के बी क्लॉज में भारत का राष्ट्रपति के पास में लोकसभा के भंग करने की अंतिम शक्ति इसी के पास में, राष्ट्रपति के पास में होती है। लोकसभा का कार्यकाल नॉर्मली तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि संबंधित जो अधिकारी हैं वो चाहें तो इससे पहले भी भंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जब बहुमत वाला जो नेता होता है उसके परामर्श से लोकसभा
को भंग किया जा सकता है, और दूसरा उसको बहुमत अगर कम हो गया है तो फिर राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति होती है कि वो उसको भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान में संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है। अगर हम बात किए हैं जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसमें निहित होती है, तो अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो वो है राष्ट्रपति के पास में। ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका की पूरी शक्ति होती है, और ये आर्टिकल भी नोट कीजिएगा, आर्टिकल 53 में इसका पूरा प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यकारी की शक्ति राष्ट्रपति के में ही निहित होती है, और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा सीधे या फिर उनके अधीनस्थ अधिकारों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि उनके जो अधिकार जिसको दे दिए जाते हैं वो भी इसका शक्ति का उपयोग कर सकता है। अगर राष्ट्रपति दे देता है कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो वो उसका उपयोग कर सकता है, या फिर डायरेक्ट राष्ट्रपति इसका उपयोग करता है, जिसमें कि ये शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है। किसकी? संघ की कार्यपालिका की शक्ति की। ठीक है ना, ये शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन आ गया, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। जो राज्यसभा है जिसको कि अपर हाउस कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, अपर हाउस, इसका गठन सबसे पहला गठन कब हुआ था? तो नोट कर लीजिएगा, ये है 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ था सबसे पहले। और जब इसे सबसे पहले इसका गठन हुआ था तब इसका नाम राज्यसभा नहीं था। ठीक है ना, इसका जो नाम था वो था राज्य परिषद। इसको उस समय राज्य परिषद के रूप में जाना जाता था। जैसे कि स्टेट में जो स्टेट की परिषद होती है, ठीक है ना, जिसको कि विधानसभा परिषद बोलते हैं, एक विधानसभा और एक विधानसभा परिषद होती है। इसी तरीके से राज्यसभा का नाम जब 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ तब इसका नाम राज्य परिषद था। देन उसके बाद में इसका नाम बदला गया था। तो नाम बदलने की डेट भी आपको याद रखना है, जो कि थी 23 अगस्त 1954 में। ठीक है ना, राज्यसभा के सभापति ने सदन में ये घोषणा की, और वो घोषणा के बाद में इस परिषद का नाम राज्यसभा कर दिया गया। ठीक है ना, यानी कि अब हिंदी में इसका जो नाम है 23 अगस्त 1954 के बाद में इसको राज्यसभा कहा जाएगा। राज्य परिषद ना रहते हुए अब इसको राज्यसभा कहा जाएगा। यानी कि समस्त राज्यों की ये सभा, यानी कि समस्त राज्य के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर सदस्य के रूप में रहेंगे और उनकी ये सभा होगी। ठीक है ना, तो इसकी जो पहली बैठक थी अगर बात कर ली जाए 3 अप्रैल को जब राज्य परिषद गठित हुई थी, उसके बाद में जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट भी नोट कर लीजिएगा, वो थे राज्यसभा के पहले सभापति कौन बने थे? जो थे एस राधाकृष्णन, जो कि बाद में सेकेंड राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं, जो कि उस समय पहले उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो पहली अध्यक्षता जो की थी वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यहां पर की थी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और उपसभापति की बात कर लें राज्यसभा के, वो थे एस.वी. कृष्णमूर्ति। ठीक है ना, कौन थे वो? एस.वी. कृष्णमूर्ति यहां पर उपसभापति के रूप में यहां पर उपस्थित थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका जो स्थान है वो रिक्त घोषित कर देता है कौन? संसद या फिर अध्यक्ष उसको रिक्त घोषित कर देता है, उसको अपात्र घोषित कर देता है। तो वो टोटल कितने दिन होने चाहिए? तो इसका आंसर है 60 दिन, 60 डेज। 60 डेज तक अगर संसद का कोई सदस्य, कोई मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अगर यहाँ पर बिना उसकी अनुमति के, बिना उसको बताए हुए अगर अनुपस्थित रहता है तो उसका रिक्त स्थान, उसका जो स्थान है वो रिक्त कर दिया जाता है, उसको संसद की सदस्यता उसकी खत्म कर दी जाती है। और इसका जो प्रोविजन है ये आर्टिकल 101 में इसके बारे में दिया गया है, जिसका कि क्लॉज 1014 है, चौथा क्लॉज है, जिसमें कि इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। यदि 60 दिन की अवधि तक के लिए संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य, ठीक है ना, संसद की सभी बैठक में अगर अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक लगातार, सभी जितनी भी बैठक होती हैं उसमें अगर वो अनुपस्थित रहता है तो संसद अपनी उस सीट को, ठीक है ना, सदन अपनी उस सीट को रिक्त घोषित नहीं कर सकता, बस शर्त है
कि 60 दिन की उक्त अवधि की गणना किसी भी जो खाता के समय पर नहीं लिया जाएगा, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है तब इसकी गणना की जाती है। यानी कि यहाँ पर 60 दिन का एक पूरा समय घोषित किया गया है कि 60 दिन के अंदर 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 में यहाँ पर अगर उपस्थित नहीं होता है। जिस अवधि के दौरान अगर बात कर ली जाए तो सदन पूर्व निर्धारित है, जिसमें कि 4 दिन से अधिक तक अगर स्थगित कर दी गई है तो उसमें यहाँ पर ऐसा क्लॉज नहीं होता है। अगर बीच में स्थगित हो गई, यानी कि टोटल जो कैलकुलेशन डेज होते हैं वो 60 दिन जरूर होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? जो लोकसभा होती है, लोकसभा जब बनती है तो उसका अध्यक्ष को जो चुनने का प्रोसीजर है, जो उसको सिलेक्शन, उसको इलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो कौन करता है? तो इसके लिए संसद में जो चुने हुए लोकसभा, इसमें लोअर हाउस चाहिए, क्योंकि लोअर हाउस से ही लोकसभा बनती है। लोअर हाउस में जो एमपीज चुनकर जाते हैं जनता के द्वारा, ठीक है ना, जनता के द्वारा चुनके हुए जाते हैं, वही सदस्यों को चुनते हैं, वही लोकसभा के अध्यक्ष को यानी कि लोकसभा स्पीकर को चुनते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के मेंबर, सदस्य बोल सकते हैं या फिर मेंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन में उपस्थिति और उनके मतदान करने वाले सदस्यों की जो साधारण बहुमत होता है उससे इस अध्यक्ष को चुना जाता है। अभी इस समय वर्तमान में जो अगर बात की जाए तो लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला अभी वर्तमान में यहाँ के स्पीकर हैं लोकसभा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। कृपया संघ शासित क्षेत्र क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि यानी कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भेजते हैं? यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश यानी कि यूटी से कोई राज्यसभा प्रतिनिधि जाता है या नहीं जाता है? तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसको हाँ में लिखेंगे या फिर यस बोलेंगे। हाँ जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिससे कि यहाँ पर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, क्योंकि जिसमें जनसंख्या का अगर अभाव होगा, जनसंख्या नहीं होगी उस बेसिस पर, उसके रेशो पर, तो वहां से प्रतिनिधि नहीं भेजे जाते हैं। इसमें अगर बात कर ली जाए तो इसमें सिर्फ 3 ही हैं। एक तो दिल्ली है, दूसरी है पुडुचेरी और तीसरी की बात कर ले तो JNK, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरी है यहाँ से कि राज्य के राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है। अन्य के पास में क्या है, जितनी भी जो दूसरी यूनियन टेरिटरी हैं, भारत में टोटल यूनियन टेरिटरी 8 हैं, 8 में से सिर्फ 3 हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जिसके कि राज्य के प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी के अन्य जो 5 हैं, क्योंकि 8 यूनियन टेरिटरी हैं तो 5 के पास में जनसंख्या का अभाव है, जनसंख्या नहीं है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में यहाँ पर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो राज्यसभा में 12 ऐसे मनोनीत सदस्य भी होते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर यहाँ पर आते हैं, जिसमें कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज और विशेष ज्ञान पर आधारित जो अनुभव होता है उनके पास में, उस बेसिस पर यहाँ पर राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर मनोनीत होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया, केंद्र सरकार का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन हेड होता है वो कौन होता है? तो इसकी बात कर ली जाए तो वो है भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वही केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कहलाता है और केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है ना, तो भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ? राष्ट्रपति हुआ। और इसके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 53 के 1 में, ठीक है ना, 1 की क्लॉज में यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है उसके मुख्य रूप में जो व्यक्ति कहलाता है वो राष्ट्रपति ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, ठीक है ना, उसे किसे निर्देशित किया जाता है? उस विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका जो आंसर है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार होता है, वही इसका निपटारा करता है। ठीक है ना, भारत का जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव को लेकर कोई भी अगर विवाद होता है तो उसको सुलझाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
और इसका प्रोविजन भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति, उससे उसके चुनाव से संबंधित अगर कोई भी यहाँ पर विवाद होता है, कोई भी अगर संदेह होता है, ठीक है ना, तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के अंडर में लिया जाएगा और जांच के बाद में ही इसका निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर्टिकल 71 भारतीय संविधान के 71वें अनुच्छेद में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन आ गया, देसी नरेश थे, ठीक है ना, उनके प्रिवी पर्स और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें कि जो जितनी भी देसी रियासतें थी उनको प्रिवी पर्स दिया गया था स्टार्टिंग में जब सरकार बनी थी, और उसके बाद में इसको समाप्त कौन से संविधान संशोधन में किया गया, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसमें कि ये प्रिवी पर्स जो कि नरेशों को दिए गए थे उसको खत्म कर दिया गया था, और ये हुआ था 1971 में। 1971 का ये संविधान संशोधन था, इंदिरा गांधी सरकार के समय की बात है ये। और इसमें प्रिवी पर्स का जो प्रोविजन दिया गया था, ये दिया गया था आर्टिकल 291 और 362 में। दो प्रोविजन थे जिसमें कि प्रिवी पर्स के बारे में जानकारी दी गई थी कि इसके द्वारा प्रिवी पर्स दिए जाएंगे। 291 और 362, सॉरी अपडेट कर देता हूं मैं, नोट कर लीजिएगा। 362 362 और 251 में 291 में, सॉरी, इसमें संवैधानिक प्रावधानों के तहत भी ये प्रिवी पर्स जो कि भारत के पूर्व शासक थे उनको यहाँ पर एक मतलब कि खर्चा दिया गया था, जो कि खर्चा उस समय था जब भारत की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और यहाँ पर भारत की जनता पूरी गरीबी, भूख और सुरक्षा की जो चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी, उससे त्रस्त हो रही थी। और साथ ही साथ में जो नवजात स्वतंत्र राष्ट्र था जो कि अभी अभी उठ खड़ा हुआ था, उस पर आर्थिक अतिरिक्त दबाव था। तो इस कारण से इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया 1971 में 26वां संशोधन किया, और ये दोनों आर्टिकल 291 और 362 इसको लोप किया, इसको पूरी तरीके से निराशित कर दिया गया था, और ये 26वां संविधान संशोधन था और 1971 में ये किया गया था। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने राज्य व्यवस्था पर आपको पूरे समझाए वीडियो में। अब चलते हैं अपन करंट अफेयर्स पे, जो कि 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको 12 जुलाई की कंप्लीट करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं ओपन कैलिन, लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, चाइना इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नियंत्रण पर किस देश की ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की? किस देश ने की है ये? भारत ने की है, ब्रिटेन ने की है, यूएस ने की है, फिर कनाडा ने। तो इसका जो आंसर है वो ब्रिटेन बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी जिसका नाम है रोसनेफ्ट के निर्देशक मंडल में शामिल होने वाला जो पहले भारतीय है वो कौन है? पी वासुदेवन, जी के सतीश, बी नीरज प्रभाकर या फिर अजय भटनागर। तो इसका जो आंसर है वो है जी के सतीश, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस दे दिया? वो कौन सा देश है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया या फिर कजाकिस्तान। तो इसका आंसर है मंगोलिया है, जो कि हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस है जो कि यहाँ पर इंटरनेट सेवा अब प्रदान कर सकती है, उसके लिए लाइसेंस दिया गया, मंगोलिया राष्ट्र। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में भारत के किस देश ने इंटीग्रेटेड मोस्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरो 5 की खरीद का समझौता किया है? भारत ने, मतलब कौन सा देश है जिससे कि ये जो एक एंटीना है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड मोस्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना, जिसका नाम है नोरा 50 नाम है, ये वहां से खरीदेगा। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, जापान इसका सही आंसर है। हाल ही में जापान, ठीक है, याद कर लीजिएगा जापान। फिर से मैं बता रहा हूं, हाल ही में भारत के साथ में चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन आपके सामने है, चीन, चिली, सोमालिया,
केनिया या फिर पनामा। तो इसका जो आंसर है वो पनामा सही होगा। पनामा के साथ में ये चुनावी सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अहमदाबाद में, मुंबई, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली। तो इसका जो आंसर होगा वो अहमदाबाद सही होगा। हाल ही में दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का जो संबंध है वो किससे था? राजनीति से था, डॉक्टर, सेना या फिर संगीत। तो इसका आंसर है सेना से ये संबंध था परिमल कुमार घोष का। हाल ही में चर्चा में रहे मोजेक वायरस ने किस फसल को नुकसान पहुंचाया या फिर उसको प्रभावित किया है? तो इसका जो आंसर है वो है टमाटर। टमाटर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अमा पोखरी योजना प्रारंभ की? आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य में अभी हाल ही में ये अमा पोखरी योजना की शुरुआत की गई। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि मैंने करंट अफेयर्स के अभी आपके सामने कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा, करंट अफेयर्स के कंटेंट कैसा लगा, साथ ही साथ में अन्य जो टॉपिक था वो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके साथ कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड।